बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारे पड़ोस में तवाइफ ज़ादी ने मकान किराए पर लिया था। मेरा भाई रोज़ घर की टैंकी का सारा पानी गिराने के बाद पड़ोसी के घर मोटरसाइकिल धोने के बहाने चला जाता। जब 4 घंटे बाद वापस आता तो मोटरसाइकिल वैसी ही गंदी होती। मैं कुछ पूछती तो कहता ये तो पड़ोसी ने फिर से गंदी कर दी, कल फिर जाऊंगा। अब तो वो नौकरी पर भी ना जाता था। हर वक्त मोटरसाइकिल का बहाना लगाकर पड़ोसी के घर चला जाता और वापसी पर पसीने से नहाया निढाल वापस आता। मुझे भाई पर शक हुआ। एक रोज़ उसका पीछा किया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि आगे का मंजर देखकर होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान रहने लगी थी। वजह हमारे मोहल्ले में आई वो तवाइफ थी, जिसकी वजह से लोग अब अपने घरों में रहने की बजाय उसका दीदार करने के लिए ज़्यादा उतावले होते थे। और उनमें पेश पेश नौजवान नस्ल थी, जबकि इनके वालिदैन तो इनको घर के अंदर रहने की ही तलकीन करते थे। लेकिन वो लोग भी नज़र बचाकर बाहर ही घूमते रहते, जिनकी वजह से मेरा कॉलेज जाना जाना खासा मुश्किल हो चुका था। भला क्या ज़रूरत थी इस तवाइफ को हमारे मोहल्ले में आकर रहने की। मैं एक लड़की होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा कह रही थी, जबकि मैं जानती थी कि कोई भी तवाइफ अपनी मर्ज़ी से बनना पसंद नहीं करती। कुछ को प्यार के धोखे में लोग बेच जाते हैं, तो कुछ वहाँ हुई रंगीन रातों की सौगात में इस दुनिया में दोहरी तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजारने आ जाती हैं। ऐसी औरतों के नसीब में अच्छे मर्द नहीं होते, बल्कि उनको चुनकर उन लोगों के आगे टुकड़ों की सूरत डाला जाता है, जो महज थोड़े लम्हों के हराम सुकून की तलब लेकर इनके जिस्म को नोच खाते हैं। माँ के पेट से कोई भी लड़की तवाइफ पैदा नहीं होती, उसे तवाइफ बनाने वाले भी तो मर्द ही हैं। तो फिर रुसवाई सिर्फ इस तवाइफ की क्यों होती है? उसे तवाइफ का लफ्ज़ दे दिया जाता है, लेकिन इन मर्दों को कोई नाम क्यों नहीं दिया जाता? हर जगह जैसे मर्द का ही पलड़ा बारी होता है, यहाँ भी वही उसूल था। मैं लाख उस तवाइफ से हमदर्दी रखती, लेकिन थी तो मैं भी इसी माशरे का हिस्सा, इसलिए अपने मफाद का ही सोच रही थी। और अगर मैं इसके बारे में सोच भी लेती या 1-2 बार उससे बात भी कर लेती, तो लोग मुझे भी तवाइफ ही समझने लगते। हमारे यहाँ यही तो होता है, अगर मैं उसे ठहर कर देख लूँ तो मेरी चमड़ी तक उधेड़ने से ना रोकते घर वाले। और यही काम जब मोहल्ले के लड़के कर रहे थे तो बस उनके लिए यही कहते कि जवानी तो सरकिश होती है। बस मैंने अपने दिमाग से फजूल सोचों को झटकते अपना बस्ता कमरे में रखा और कपड़े बदल कर बावर्ची खाने में चली गई। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपना रुख कमरे की तरफ किया कि उसी वक्त मुझे अपना बड़ा भाई उजलत में घर से बाहर जाता नजर आया। अभी उसे रोकती कि वो घर से निकल चुका था। मैंने भागकर बाहर जाते उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो वह गड़बड़ाकर जल्दी से बोला घर की टैंकी में पानी ख़त्म हो गया है, मोटरसाइकिल बहुत गंदी हो रही है, पड़ोसी के घर धोने जा रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। भाई मुझे बहुत डरा हुआ महसूस हो रहा था। खैर मैंने इतना ज़ोर ना दिया और दरवाजे के पास से हट गई। लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मेरी एक ज़रूरी किताब मेरी दोस्त सलमा के घर में ही रह गई है। कल पढ़ाई करते मैं वहाँ भूल आई थी। अभी मैं भाई को उसके बारे में बताती कि भाई जल्दी जल्दी अपनी मोटरसाइकिल लेते उसी तवाइफ के घर के अंदर चला गया। मैं तो अपनी जगह दंग रह गई। ये भाई कहाँ चला गया था? अगर माँ को पता चलता तो भाई की आफत आ जाती, इसलिए मैंने अम्मा को ना बताने का फ़ैसला किया। लेकिन भाई उस तवाइफ के घर लेने क्या गया था? सिर्फ मोटरसाइकिल धोने तो वो वहाँ जा नहीं सकता था। और अगर इतना ही ज़रूरी था कि मोटरसाइकिल धो ही जाए तो पिछली गली में उसके दोस्त का भी तो घर था, वहाँ चला जाता। क्या ज़रूरी था कि वो उस तवाइफ के घर ही जाता? मुझे डर था कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। मैं इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी भी ना थी कि ये सब समझ ना सकती। लेकिन मैंने ख़ुद को मज़ीद फजूल सोचने से रोक लिया था। क्या पता भाई वाकई वहाँ मोटरसाइकिल धोने गया हो और मैं फजूल में उसके किरदार को मशकूक समझने लगी हूँ। खुद को अजीब सी दलील देते मैंने खामोशी से अपना रुख दोबारा कमरे की तरफ किया। पूरे 2 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन भाई का अभी तक कोई अता पता ना था। अम्मा भी उठ चुकी थी। जब अम्मा ने पूछा तो मैंने उनके आगे बहाना बना दिया कि अपने दोस्त के घर गया है। ये सब कहते मुझे शर्मिंदगी तो बहुत हुई, क्योंकि मैं झूठ बोल रही थी। अभी तो मैं खुद भी हकीकत से लाइलम थी, तो अम्मा को क्या कहती, इसलिए खामोश रही।
बिलाखिर 4 घंटे गुजरने के बाद भाई घर आ गया। वो पूरा पसीने में भीगा हुआ था। मैंने उसे ठंडा शरबत बनाकर पिलाया और उसके कमरे में जाते ही बाहर जाकर देखा तो मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि मोटरसाइकिल तो वैसी की वैसी ही गंदी थी। इसका मतलब जो निकल रहा था मैं वो समझना नहीं चाहती थी, इसलिए दौड़कर भाई के कमरे में चली गई। वो नहाने गए हुए थे। मैं वहीं बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। जब बाहर आए तो मैंने जल्दी से पूछ लिया, भाई मोटरसाइकिल तो ऐसे ही गंदी है, आपने धोई नहीं? मेरा सवाल सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो जल्दी से घबराकर बोले कि ये तो पड़ोसी ने फिर से गंदी कर दी है। मैं अपने भाई के इस सफ़ेद झूठ पर अभी तक हैरान खड़ी थी। कितनी दीदा दलेरी से वो झूठ बोल रहा था। वो तो उस तवाइफ के घर गए थे और जब मोटरसाइकिल धोई ही नहीं तो दोबारा गंदी होने का सवाल ही नहीं उठता था। और उसके घर तो मुझे कोई मर्द या बच्चा भी नज़र ना आया था। तो इसका मतलब साफ था भाई कुछ छुपा रहे थे। लेकिन क्या छुपा रहे थे? क्या वो इस तवाइफ के हुस्न के जाल में फंस कर जाते थे वहाँ, या फिर बात कुछ और थी? जो कुछ भी था, अब मैं सच पता लगाए बगैर भाई से कुछ नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि वो साफ मुकर जाते तो मैं झूठी पड़ जाती। अब मुझे सच पता लगाने के साथ साथ सबूत भी इकट्ठा करने थे ताकि भाई के पास कोई राह फरार ना बचे। मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि मेरा भाई एक तवाइफ के लिए मोहल्ले में बदनाम हो जाए। मैं अपने आप में जिदोजहद करने लगी। मुझे बस किसी तरह उस औरत से अपने भाई को बचाना था। मैं अभी अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक मुझे बैठक से भाई की आवाज़ आई कि मैं उनके दोस्तों के लिए चाय वगैरह ले आऊं। मैं अपने जहन में आए ख्यालात को झटकती हुई बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई। मैंने चाय वगैरह तैयार की और बैठक की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैंने जैसे ही बैठक के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरी समाज से भाई के दोस्त की आवाज़ टकराई। मैंने अंदर जाना मुनासिब ना समझा, क्योंकि अंदर जिस बारे में बात की जा रही थी मैं वो सुनना चाहती थी। इसलिए वहीं खड़े होकर मैंने इर्द गिर्द देखा। पास कोई भी ना था। मैंने आहिस्ता से खिड़की का पर्दा थोड़ा साइड पर किया और अंदर से आती आवाज़ों को सुनने के साथ भाई के चेहरे के तासुरात भी देखने लगी। भाई के दोस्त हमारे मोहल्ले की तवाइफ के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे उस तवाइफ का नाम सुनते ही गुस्सा आ गया। उस तवाइफ ने पूरे मोहल्ले को अपनी तरफ मुतवज्जे किया हुआ था और मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता था कि मेरा भाई भी उसके चुंगल में फंस चुका था। मगर अचानक भाई के दोस्त ने कहा कि सुनने में आया है कि ये तवाइफ बहुत हसीन है, काश हमें भी इसको करीब से देखने का मौका मिलता। लेकिन वो तो कमबख्त बाहर ही नहीं निकलती, बड़ी मीसनी बनी अंदर ही रहती है। भाई के दूसरे दोस्त ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, मगर मैं तो ये बात सुनकर दहल ही गई कि भाई अपने दोस्तों को मिजाज के ख़िलाफ़ जवाब देने लगे और तकरीबन गुस्से को कंट्रोल करने का मुजाहरा करते हुए अपने दोस्तों को बड़ी मुश्किल से समझा रहे थे कि उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। हम लोग तो शरीफ घर के हैं और शरीफ लोग दूसरों की इज्जत नहीं चालते। लेकिन जब वो लोग ना माने और यूं ही उस तवाइफ के बारे में जुमले कसने लगे तो भाई गुस्से से भड़क उठे। कहने लगे कि अभी के अभी मेरे घर से चले जाओ, वरना इस वक्त गुस्से में न जाने क्या कर बैठूं। मैं हैरान हो रही थी कि जब वो एक तवाइफ है तो हर कोई उसके बारे में ऐसी बातें करेगा। इससे भाई को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? मैंने कदमों की आहट सुनी तो जल्दी से बावर्ची खाने में वापस चली गई, मगर भाई ने बैठक का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। मुझे तो भाई का रवैया समझ नहीं आ रहा था, मगर जब मैंने किचन की खिड़की से देखा कि भाई घर से निकलकर सीधा उस तवाइफ के घर चले गए हैं तो ये बात मुझे शदीद तशवीश में मुब्तला कर गई। पहले तो बस ये सब मोटरसाइकिल धोने के बहाने होता था और अब यूं बराह रास्त ये सब हुआ। खासा तशवीशनाक था। मुझे अब सारी बात समझ आ रही थी कि ये औरत मेरे भाई को अपने हुस्न के जाल में फांस चुकी है, मगर मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं भी इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल कर रहूँगी। आज तो सिर्फ मैंने देखा था भाई को उस तवाइफ के घर में जाते हुए। अगर मोहल्ले का कोई और फ़र्द देख लेता तो मुझे यकीन था कि मोहल्ले में हमारा जीना दोबर कर देते और बदनामी होती वो अलग। मगर मैं ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने भाई को तबाह बर्बाद होता नहीं देख सकती थी। अब मुझे खुद कोई लाहा अमल तैयार करना था। शाम हुई तो मैंने देखा कि भाई अपने कमरे में सो रहे थे, अम्मा भी अपने कमरे में थी। मैंने ये मौका मुनासिब समझा और चादर लेकर अपना मुंह अच्छी तरह ढांपा और उस तवाइफ ज़ादी के घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैंने जल्दी से जाकर उसके दरवाज़े पर दस्तक दी। एक बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खुला और मैंने अपने सामने मौजूद उस हूर को देखा जो कि बदनाम ज़माना होने के बावजूद भी जाज़िबे नज़र थी।
शायद खुदा ने उसे हुस्न से मालामाल किया हुआ था। इसी का फ़ायदा उठाकर वो मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। अगर जो नेक होती तो मैं खुद उसे अपनी बाबी बना लेती, लेकिन अब न जाने क्यों मुझे उसका हुस्न मुतासिर न कर सका। शायद उसने खुद ही बुराई का रास्ता चुनते अपनी चमक दमक खो दी थी। बज़ाहिर नज़र आने वाले हुस्न में कोई कशिश मुझे तो महसूस नहीं हुई थी, लेकिन एक बात जो मैंने नोट की थी कि वो तवाइफ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और अंदर आने के लिए मुझे रास्ता देने लगी। मैंने भी गली में इधर उधर देखा। उस वक्त गली सुनसान थी, कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी से उसके घर में कदम रख दिया। मगर मैंने अंदर जाते ही अपने मतलब की बात करना मुनासिब समझा, क्योंकि मैं उससे दोस्ती यारी या फिर उसकी हराम की कमाई का एक ज़रा भी अपने अंदर उतारने की रवादार नहीं थी। मैंने दो टोक लहजे में उस तवाइफ से कहा कि तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। तुम्हारे पास बेशक इज़्ज़त ना हो, लेकिन हमारी यहाँ बहुत इज़्ज़त है, इसलिए हमें यूँ बदनाम ना करो और मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने की बजाय तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। इस मोहल्ले में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा भाई तो बहुत बोला था, जो तुम जैसी मक्कार औरत के झांसे में आ गया, लेकिन मैं जानती हूँ तुम जैसी मक्कार औरतों को, इसलिए बेहतर है मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। कुछ हाथ नहीं आने वाला है तुम्हारे। अभी तो इसका मतलब सिर्फ मुझे पता लगा है, अगर किसी और को बिनक भी पड़ी तो जो भाई का और तुम्हारा अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकती। हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वो भाई को मार तो देंगे लेकिन तुम्हारे साथ रहने नहीं देंगे, इसलिए तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, वो जगह ही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम्हारे मेरे भाई से नाजायज़ ताल्लुकात हैं तो वो तुम्हें तो इस मोहल्ले से निकाल देंगे, लेकिन साथ ही अब मेरे भाई की भी बहुत बदनामी होगी और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी अपने घर बैठी रह जाऊंगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतनी ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं, इसलिए हमें बख्श दो। कहते कहते मैं हाँफने लगी और उसे इतना कुछ कह भी दिया था, लेकिन वो जवाब में एक लफ्ज़ तक ना बोली, बल्कि पहले जो मेरे आने की उसके चेहरे पर खुशी थी, अब वहाँ दुखी तासुरात छाए हुए थे। मैंने खुद को और कुछ कहने से बाज रखा और एक आखिरी नज़र उस पर डालते हुए वापस आ गई। मैं काफ़ी हद तक मुतमिन थी कि शायद इसे कुछ फ़ायदा हो जाए। भाई ने घर में कदम रखा और सीधा मेरे पास चले आए। वो मुझे बगौर देख रहे थे। मेरी पेशानी पर पसीना आने लगा। मुझे तो अब बेचैनी होने लगी थी कि शायद उस औरत ने भाई को बता दिया कि मैंने उसे क्या क्या बातें सुना कर आई हूँ। मुझे तो सोच कर ही खौफ आ रहा था कि भाई का क्या रद्द-ए-अमल होगा। मैं दम साधे बैठी थी। भाई मेरे सामने सोफ़े पर बैठ गए और मुझे देखते हुए बोले, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी तो मानो जान ही निकल गई कि भाई ने अचानक ये सवाल क्यों किया। मैंने खुद को कदरे नॉर्मल रखते हुए जवाब दिया, भाई कुछ भी नहीं हुआ, आप बताएं कहाँ से आ रहे हैं। मैंने जल्दी से बात उन पर ही डाल दी थी। वो एकदम गड़बड़ा गए थे। मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, मगर तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने भाई को देखा जो कि मेरे लिए फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे। नहीं भाई, बस ऐसे ही पढ़ाई की वजह से ऐसा लग रहा होगा। बड़ी दिक्कत से मैंने उनको जवाब दिया। इतने में अम्मा भी हमारे पास आकर बैठ गई। इसी तरह चंद बातों के बाद सब अपने कामों में मशगूल हो गए। मैं तो समझ बैठी थी कि हमारी ज़िंदगी मामूल पर आ जाएगी, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। अगले दिन भाई काम पर नहीं गए। टैंकी का पानी भी आज ख़त्म ना हुआ था और मोटरसाइकिल भी साफ़ सुथरी खड़ी थी, लेकिन वो बहुत परेशान और फ़िक्रमंदी से सेहन में टहल रहे थे। मैंने उनकी परेशानी देखी तो पूछा, क्या बात है भाई? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बेचैनी हो रही है। तुम ज़्यादा तवज्जो ना दो, गर्मी की वजह से है ये सब। मैं नहाकर सही हो जाऊँगा। मैंने मज़ीद सवाल करना मुनासिब ना समझा और अपनी किताबें उठाकर छत पर आ गई। मैं जैसे ही छत पर गई तो मेरी नज़र गली के पिछले हिस्से पर पड़ी तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। भाई भागते हुए उस तवाइफ के घर जा रहे थे। मुझे ये सब अब हैरत में मुब्तला करने की बजाय परेशानी में मुब्तला कर रहा था। मैं मुर्दा दिल के साथ नीचे सेन में आ गई, मगर नीचे आकर देखा कि मोहल्ले की कुछ खातीन जमा हैं और वो तवाइफ को इस मोहल्ले से निकालने का कोई हल तलाश कर रही हैं। ज़ाहिर है उनके घर भी शोहर और बेटे थे। उनको भी अपने शोहरों को बेटों की तरफ से तवाइफ को लेकर खदशा रहता होगा कि कभी कोई मर्द उसके घर चला जाए, और फिर देखा देखी सभी ये करने लग पड़े। मैं भी खामोशी से अम्मा के पास जा बैठी। उन औरतों में से एक औरत ने कहा कि ये शरीफों का मोहल्ला है, ये तवाइफ ज़ादी यहाँ नहीं रह सकती, इसकी वजह से मोहल्ले का माहौल ख़राब होगा। हमें किराएदार से बात करनी चाहिए कि इस तवाइफ को घर से निकाल दे। बाकी तमाम औरतों ने उस औरत की बात पर हामी भरी।
मैं दिल ही दिल में खुश हो गई कि चलो अब तो ये मसला हल हो ही जाएगा। वो यहाँ से चली जाएगी तो जान छूट जाएगी। सब खातीन ने अम्मा समेत मकान मालिक के घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। तमाम औरतों ने जाकर मालिक के मकान के घर में वावेला मचा दिया। मकान मालिक ने पूछा कि वजह क्या है, तो उन तमाम औरतों ने एक ज़ुबान होकर कहा, आप उस तवाइफ को घर से निकाल दें। पूरे मोहल्ले का निज़ाम दरम बरम करके रख दिया है उस तवाइफ ज़ादी ने। हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। मालिक मकान ने उनकी बातों को दरमियान में काटा और कहा, मैं उस औरत को मकान से नहीं निकाल सकता क्योंकि वो मकान उसने ख़रीद लिया है। अब वो घर उस औरत का ही है और वो यहाँ कोई धंधा नहीं कर रही, खामोशी से रह रही है। अपने बच्चों से कहो कि उस औरत की तरफ से ध्यान हटा लें। समझने की ज़रूरत आपके बच्चों और घर के मर्दों को है। अगर वो वाकई कोई कीचड़ है तो दूर क्यों नहीं रहते सब उससे। बहनों, अपने घर की राह लो, हमारा और मोहल्ले का सुकून गारित ना करो। वो तो कुछ नहीं कह रही, आप लोग ही उसके पीछे पड़े हुए हैं। उनकी बात सुनकर तमाम औरतों की ज़ुबान पर कफल लग गया। मुझे और अम्मा को भी इस बात पर ख़ासा ताज्जुब हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद उसने मकान मालिक को भी अपने हुस्न के जाल के आगे मजबूर कर दिया होगा। फिर चारों न चार सब लोग अपने घरों को वापस चल दिए क्योंकि इस मसले का कोई भी दायमी हल नहीं था। मगर मैं घर आकर भाई के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। आज भी उन्होंने वही किया था, बल्कि ये तो रोज़ का ही मामूल बन चुका था। टैंकी खाली कर देते और मोटरसाइकिल का बहाना करके उस तवाइफ के घर चले जाते। आखिर कब तक ये बात छुपा सकती थी। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे हमारे मोहल्ले वाले मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। मैं कॉलेज जाती तो भी उनकी नज़रें दूर तक मेरा पीछा करती। मैं कुछ ना करते हुए भी शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में धंसती जा रही थी। वजह भी मेरा भाई ही था। वो क्यों नहीं समझ रहा था कि एक बदनाम ज़माना औरत के घर बार बार आने जाने से उसकी बहन की इज़्ज़त पर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन वो शायद अपनी मुँहज़ोर ख्वाहिशात के हाथों मजबूर था कि उसे नहीं दिख रहा था कि उसके घर में भी एक अदद कंवारी बहन मौजूद है और उसके एक गलत कदम पर उसकी अपनी तो बेइज्जती होती सो होती, मुझे भी कहीं रिश्ता नहीं मिलने वाला था। मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी क्योंकि अब मैं ये किस्सा ख़त्म कर देना चाहती थी जिसके लिए मेरे पास सबूत होना ज़रूरी था। लेकिन मुझे यूँ महसूस होता था जैसे शायद भाई को मुझ पर शक हो गया हो। उस रोज़ मैंने अपनी दोस्त से फ़ोन पर सिरसिरी सा तवाइफ ज़ादी का जिक्र किया तो बातों बातों में मैं उसे कोसने लगी थी। मुझे लगा जैसे उस रोज़ भाई ने मेरी सारी बातें सुन ली हो और अब वो खामोश खामोश रहने लगा था। भाई की खामोशी मुझे खटकने लगी थी। वो मेरा जान से प्यारा भाई था, लेकिन बस उस वक्त गलत राह पर चल पड़ा था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि हकीकत जानकर रहूँगी, इसीलिए मैं भाई के वापस आने का इंतज़ार करने लगी क्योंकि मेरे तमाम सवालों का जवाब भाई ही दे सकते थे। रात के भाई घर वापस आए और सोफे पर आंखें मूंद कर बैठ गए। वो मुझे थके थके से लगे थे। मैंने जब भाई को गहरी सोच में मुब्तला देखा तो वो शायद समझ गए थे कि मैं क्या कहने वाली हूँ, इसलिए बोले कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने दुख से भाई की तरफ देखा और अपने कमरे में चली आई। अब मुझे गुस्सा और नफ़रत बेक वक्त ही हो रही थी, लेकिन अब इसमें तो वाइफ के साथ साथ मेरा भाई भी शामिल हो चुका था। मुझे उससे भी चिढ़ होने लगी। मेरा दिल ही ना करता कि उनके सामने जाऊं या उनको मुखातिब करूं। कैसे बेशर्म हो चुके थे वो, ये जानते हुए भी कि उनकी बहन उनके राज से आशना हो चुकी है कि वो तवाइफ के घर क्या करने जाते हैं। वो मुझे ही कोई भी बात ना करने का कह रहे थे। जी में आया था कि चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ सच बता दूं, लेकिन मैं ऐसा चाह कर भी ना कर पाई क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ उनका नहीं, हमारे ख़ानदान की इज्जत का था। और मैं भी तो अब तक कंवारी थी। मुझे समझ ना आया कि उसने भाई पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो इतना बदल गए थे। मैंने अब तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। अब मैं हर हद से गुजर जाने वाली थी। मुझे नहीं पता था क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मैं जो करने वाली थी अब इससे ज़रूर हकीकत मेरे सामने आश्कार हो जाती। मैंने अपना फ़ोन अच्छे से चार्ज किया और आराम से सो गई। सुबह हुई तो घर नाश्ता करने के बाद इंतज़ार करने लगी कि कब भाई मोटरसाइकिल लेकर घर से जाएगा। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था क्योंकि मैंने देखा भाई ने बहाने से आकर बाहर का नल खोला तो पानी नहीं आया था। मतलब साफ था, अब उनको पड़ोस के घर जाना था। अभी वो मोटरसाइकिल लेकर घर से निकलता कि उसे एक फ़ोन आया जिसे वो सुनते वो हंस भागता सा मोटरसाइकिल वहीं फेंकते पड़ोस में मौजूद उस तवाइफ के घर भागा
मैं भी उनके पीछे ही चली गई और खिड़की से अंदर का मंजर देखने लगी। मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया। अंदर से उस तवाइफ की कराहने की आवाज़ आई तो मैं ज़मीन में गिरने लगी थी। लेकिन अगले लम्हे मैंने जो देखा, मेरा रंग उड़ गया था, क्योंकि भाई उसे जल्दी से बड़ी मुश्किल से सहारा दिए बाहर आए और रिक्शे में बिठाकर कहीं चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे ही थी कि वो किसी हस्पताल में उस तवाइफ को लेकर चले गए। उस तवाइफ की हालत मुझे काफ़ी ख़राब लग रही थी। मैं भी नकाब किए उनके पीछे पीछे ही थी। थोड़ी देर बाद अंदर से निकलती लेडी डॉक्टर ने जो बात कही, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। भाई वहीं ज़मीन पर बैठे बैठे रोने लगे थे। हर कोई उनकी हालत देखते अफसोस से उनकी तरफ देख रहा था, जबकि मैं खामोशी से अपने भाई को देखती जा रही थी, जो दीवानावार एक तवाइफ के लिए रो रहा था। थोड़ी देर बाद कफन में मौजूद उस तवाइफ के वजूद को भाई बाहर लाए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब वो मर चुकी थी, मगर कैसे? मैंने वहाँ मौजूद उस लेडी डॉक्टर से जब भाई और उस लड़की का जिक्र यूं ही करते पूछा तो उसने जो बात बताई, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्योंकि उनका कहना था कि उस शख्स की बीवी हामिला थी, किसी ने उसे जहर दिया था। वो लड़की समझ रही थी कि नॉर्मल दर्द है, लेकिन जब दर्द बढ़ा तो वो जब तक अस्पताल आई जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था, जिसकी वजह से वो और उसका बच्चा दोनों मर चुके थे। वो डॉक्टर चली गई थी, भाई भी उस तवाइफ के मुर्दा वजूद को लेकर जा चुका था, लेकिन मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। मुझ में हिम्मत ना हो रही थी कि भाई से कुछ भी पूछ सकूं। काफ़ी दिन गुजर चुके थे, लेकिन भाई वैसे ही खामोश खामोश रहने लगा था। काम पर जाता, वापस आकर थोड़ा सा खाना खाकर घंटों इस घर को देखता रहता। मोहल्ले में जब तवाइफ की मौत का पता चला तो वहाँ पुलिस आई थी। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वो तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए ख़ुदकुशी करने लगी थी। जब किसी लड़के ने उससे मोहब्बत करने का दावा करते निकाह कर लिया था, वो लड़का अपना नाम बदल कर गया था, इसलिए किसी को उसका पता ना चल सका था कि वो कौन है। और उसी शख्स ने उसे यहाँ इज़्ज़तदार मोहल्ले में घर भी लेकर दिया था। उनका कहना था कि वो शायद रात के अंधेरे में अपनी बीवी के पास जाता था, उसे निकाह में लेकर एक इज़्ज़तदार मोहल्ले में तो ले आया था, लेकिन लोगों की सोच को बदल ना सका था, जिन्होंने उस तवाइफ की तौबा करके एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश को मार दिया था। मोहल्ले में से ही किसी औरत उसके गिराने वाले राशन में जहर मिला दिया था। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसका कहना था कि उसके यहाँ रहने की वजह से उसका शौहर अपनी बीवी की बजाय हर वक्त उस तवाइफ का जिक्र करता रहता था, इसलिए उसने गुस्से में आकर ये सब किया था। लोग कितने जालिम थे, ये आज मुझे मालूम हुआ था। उस औरत में और मुझ में ज़रा भी फ़र्क ना था। मैंने उस लड़की को जो अपने गुनाह छोड़कर इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने आई थी, अपने लफ्ज़ों के जहर से मारा था। उसकी रूह को ज़ख्मी किया था अपनी बातों से, और उस औरत ने उसे सच में जहर देकर मार दिया था। इन सब में अगर किसी का नुकसान हुआ था तो वो भाई था, जो हंसना भूल चुका था। बस मशीन की तरह काम करता और तनख्वाह लाकर अम्मा को दे देता। अम्मा शादी की बात की तो हत्थे से उखड़ जाता और मरने की बातें करने लगता। अम्मा ने तंग आकर चुप साध ली थी। मेरा ज़मीर रोज़ मुझे नई तरीके से कुचोके लगाता था। मैं रब के हुजूर रो रो कर माफ़ी मांगती थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मुझे 2 बेटियां भी हो चुकी हैं। मैं अब भी डरती हूँ कि कहीं मेरा किया मेरी बेटियों की आगे ना आ जाए। मैं तो आज तक खुद में इतनी हिम्मत तक नहीं कर पाई कि अपने भाई को ये बता सकूं कि मैं उसका सच जानती हूँ, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ कहीं ना कहीं मैं भी उसकी ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन मैं उसे ये सब बताकर ख़ुद से बदज़न नहीं कर सकती। मैं खुद गर्ज हो रही हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे भाई ने आज तक शादी नहीं की है, वो कमवारा है और अक्सर अपनी बीवी को याद करके छुप छुप कर रोता है। उसकी मोहब्बत वाकई सच्ची है कि अपनी बीवी के मरने के बाद भी वो उसकी ही यादों के सहारे रह रहा है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि उसे सब्र और मरने वाली उस लड़की की मग़फ़िरत फरमा दे, जिसने ज़िंदगी में तो खुशियाँ नहीं देखी थी। यकीनन अगले जहाँ में वो खुश रहने वाली थी, क्योंकि वो तौबा करके इस दुनिया से गई थी। कभी भी बग़ैर सच जाने किसी के भी किरदार का आईना लेकर उसके सामने ना आ जाएं, बल्कि ख़ुद को एक बार आईने में ज़रूर देखें कि आपका अंदर किस कदर मैला है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी गुनाह करते हुए मरने से पहले तौबा का शरफ़ हासिल कर लेते हैं, और कुछ सारी ज़िंदगी नेकियां कमाकर आखिरी वक्त में जन्नत की बजाय दोज़ख का इंतखाब कर लेते हैं। ये सब तो अल्लाह के हाथ में है कि किसी तौबा का शरफ़ बख्शे। क्या मैंने जो भी उस तवाइफ के साथ किया वो उसी की हकदार थी? मेरे भाई को उसे बुलाकर शादी कर लेनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लाजमी कीजिएगा
और मज़ीद ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दरबारी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।